गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अब हिंदी ग्रामर में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। क्रिया। क्रिया है वो क्या होती है, किसे कहते हैं क्रिया। क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य की करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि कौन सा कार्य हो रहा है, यानी कार्य के होने का जो पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना आदि। क्रिया विकारी शब्द जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। यानी क्रिया है वो विकारी शब्द होता है, तो उसका रूप जो है वो लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु कहे जाते हैं। क्रिया का ज्ञान मूल धातु में ना शब्द जोड़कर होता है। जैसे देखना, खाना, जाना, करना, गाना आदि। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले आती है सकर्मक क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक होती है। यानी कि सकर्मक क्रिया वो होती है जब वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उसका फल जब कर्ता पे पड़ता है, कर्ता के अतिरिक्त, यानी उसका फल जो है वो कर्ता के अतिरिक्त उसके साथ क्या होता है, कर्म भी होता है, कर्म पे उसका फल पड़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता फूल तोड़ती है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, यानी यहाँ पे राम है कर्ता और पढ़ता है क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन राम है वो किसे पढ़ रहा है, वो पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तक इसमें कर्म है। सीता फूल तोड़ती है, सीता करता है, तोड़ने की क्रिया हो रही है, और किसको तोड़ रही है, फूल को। तो सीता फूल तोड़ रही है, यानी कर्म में इसमें कर्म जो है उस पर फल पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। वहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक कर्म पर पड़ रहा है, तथा तोड़ना क्रिया का फल फूल पर पड़ रहा है, अतः वे क्रियाएं सकर्मक हैं। नेक्स्ट आती है अक्रमक क्रिया। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे राम हंसता है, सीता रोती है। यहाँ हंसना और रोना क्रियाओं का फल उसके कर्ताओं राम और सीता पर पड़ता है, यानी इनके बीच में क्या है, कर्म नहीं है, इसमें कर्ता है और क्रिया है, यानी कर्ता क्रिया कर रहा है, यानी कर्म नहीं है इसमें, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रियाओं के दो भेद होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पे भी क्रियाओं के दो भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। तो मूल क्रिया वह है जो किसी दूसरे शब्द से न बनी हो, यानी कि मूल क्रिया वो होती है जो दूसरे शब्द से नहीं बनती है। जैसे खाना, करना, चलना, बैठना आदि। नेक्स्ट आती है यौगिक क्रिया। जो क्रिया किन्हीं अन्य शब्दों के योग से बनती है, जो यौगिक क्रिया वो किसी अन्य शब्द होते हैं उनके योग से ये क्रिया बनती है, इसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना से चलाना, खाना से खिलाना, रंग से रंगना, पढ़ना और रहा से पढ़ता रहा, जा और गिरा से जा गिरा आदि क्रियाएं। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये यौगिक से यानी मिलकर दूसरी क्रियाओं से मिलकर ये क्रियाएं बनती हैं। यौगिक क्रियाओं के निम्नलिखित भेद होते हैं। यौगिक क्रियाओं के भी कई भेद होते हैं। एक तो होता है संयुक्त क्रिया और दूसरा होता है नाम धातु क्रिया। तो सबसे पहले आती है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में एक मुख्य तथा एक गौण क्रिया का योग रहता है। जैसे उसकी बात सुन लो, अपना काम करते रहो। ये सुन और लो दो क्रियाओं के मेल से सुन लो क्रिया बनी है। करते रहो क्रिया से मेल से करते रहो क्रिया बनी है। अतः ये संयुक्त क्रियाएं इसी
प्रकार बनी इसी प्रकार पानी बरसने लगा, उसे जाने दो, आगे बढ़ते चलो, हम पढ़ना चाहते हैं आदि। तो ये सब क्या है, संयुक्त क्रियाएं होती हैं, ये दो क्रियाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट आती है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। यानी नाम धातु किन से बनती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से मिलकर ये क्रियाएं बनती है जो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है ना। गरमाना, शर्म से शर्माना, लाज से लज्जाना, लाठी से लठियाना आदि क्या है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषणों से मिलकर ये क्रियाएं बनी हैं। उदाहरण, राम शर्माता है, सीता बहुत बतियाती है, मौसम गर्मा गया है। तो ये विशेषणों से मिलकर या संज्ञा सर्वनाम से मिलकर ये क्रियाएं बनी है। नाम धातु के कुछ उदाहरण, नाम धातु क्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। गरम, गरमाना, लाज लज्जाना, अंगड़ाई अंगड़ाना, नरम नरमाना, हाथ हथियाना, मोटा मोटाना या मुटियाना, थरथर थरथराना, चिकना चिकनाना, हिनहिना हिनहिन हिनहिनाना, बड़बड़ बड़बड़ाना। तो ये नाम धातु क्रिया से ये शब्द है, ये नाम धातु के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट आती है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाई हुई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी कि प्रेरणार्थक में जो कर्ता होता है वह स्वयं कार्य नहीं करता है, वो किसी दूसरे से करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे लिखवाना, पढ़वाना, बुलवाना, दिलवाना, सिलवाना, खिलाना। तो ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया, राम ने करीम से श्याम को पुस्तक दिलवाई, यानी किसी के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। गोपाल अपने पुत्र को मोहन से पढ़वाता है, यानी कि यह भी क्रिया किसी दूसरे से करवाई जा रही है। प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सामान्य क्रिया है लिखना, प्रेरणार्थक है लिखवाना, काटना कटवाना, पढ़ना पढ़वाना, भेजना भिजवाना, उठाना उठवाना, करना करवाना, जोड़ना जुड़वाना, देना दिलवाना, रखना रखवाना, मांगना मंगवाना। नेक्स्ट पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, वह खेलकर घर आ गया। तो ये क्या है, एक क्रिया इसमें पहले हो गई होती है और दूसरी क्रिया इसमें हो रही होती है। तो ये होती है जो पहले जो क्रिया हो गई होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ खाकर सो गया, वह खेलकर आ गया। यहाँ खाकर और खेलकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। क्रिया का पूर्वकालिक रूप बनाते समय मूल धातु के साथ कर या करके जोड़ दिया जाता है। जैसे खाकर, जाकर, मारकर, भागकर, चलकर आदि। पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है। इसलिए पूर्वकालिक क्रिया तात्कालिक क्रिया भी है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया यौगिक क्रियाएं हैं, यानी यौगिक क्रियाएं हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद इसके होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के विकारक तत्व। क्रियाओं को जब वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है तो लिंग, वचन, पुरुषवाच्य प्रकार और प्रयोग के कारण उनमें अंतर आ जाता है। लिंग के आधार पे मैं पढ़ता हूँ, सीता पढ़ती है, यानी पढ़ता हूँ पुल्लिंग होता है तो ताहूँ, स्त्रीलिंग होता है तो ती लग जाता है। पुरुष के आधार पर मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, ये पुरुष के आधार पे। वचन के आधार पे वह जाता है, वे जाते हैं। एक वचन बहुवचन के आधार पे, वाच्य के आधार पे मैं पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। काल के आधार पर वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, उसने पढ़ा,
प्रकार के आधार पे तू पढ़ता है, तुझे पढ़ना चाहिए। प्रयोग के आधार पे मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा। तो इसमें पहले आएगा लिंग। वाक्य में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होगी, और स्त्रीलिंग होने पर क्रिया भी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होगी। जैसे राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है। नेक्स्ट आता है पुरुष। सर्वनाम पर विचार करते समय हम देख चुके हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, अन्य पुरुष वह, वे। इन तीनों पुरुषों के आधार पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन होता है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 है इसमें। तो पहले उत्तम पुरुष मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो। अन्य पुरुष में वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में खुद के लिए, मध्यम पुरुष में जो सुनता है उसके लिए, और अन्य पुरुष में सुनने पढ़ने वाला, बताने वाला और सुनने वाला किसी तीसरे के लिए बताते हैं। नेक्स्ट आता है वचन। क्रिया के 2 वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। क्रिया के 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। तो क्रिया है वो भी वचन के आधार पे हो जाता है, एक वचन और बहुवचन पे। तो एक वचन घोड़ा दौड़ता है और बहुवचन घोड़े दौड़ते हैं। कभी कभी क्रिया बहुवचन के में प्रयुक्त होती है, जबकि कर्ता एक वचन का ही रहता है। ऐसी स्थिति में क्रिया के वचन के आधार पर कर्ता का एक वचन होना या बहुवचन होना निश्चित किया जाता है। जैसे हाथी दौड़ता है, हाथी दौड़ते हैं। बंदर खाता है, बंदर खाते हैं। तो ये हो गई इसके वचन के आधार पे। तो आपको ये क्रिया वाला चैप्टर है, ये पढ़ना है। क्रिया है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, और सभी भेदों के भी जो भेद होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। क्रिया के विकार तत्व कौन कौन से होते हैं, लिंग, पुरुष, वचन, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद।